डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कॉल के ऊपर क्या बोला है, भारत ने यूएस ट्रेड टीम के सामने कौन सी डिमांड रखी है, टर्की की मिसाइल्स भारत के पड़ोस में कैसे आ गई हैं और कतर में तालिबान रजीम ने कौन सी डिप्लोमेटिक विन हासिल कर ली है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत की सरकार ने 2 बार बयान जारी करके ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत ने डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है कि हम रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। अब ये सेम सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भारत तो आपके क्लेम को इनकार कर रहा है कि हमने रशियन ऑयल को अवॉइड करने का कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है, और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई भी बात नहीं हुई है। अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी कुछ ही समय पहले एक स्टेटमेंट जारी की है और अपना बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत ने ऐसा कहा है तो फिर भारत हमें काफी सारे टैरिफ्स आगे भी पे करता रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत ने ऐसा कहा होगा। मैंने जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की थी उस समय उन्होंने कहा था कि वो रशियन ऑयल वाली चीज को रोक देंगे। मुझे नहीं पता कि अब इस समय भारत क्यों ऐसा कह रहा है, यानी रशियन ऑयल रोकने से क्यों इनकार कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो भारत को अमेरिका को मैसिव टैरिफ्स पे करते रहने पड़ेंगे, जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये तीसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही फोन कॉल कन्वर्सेशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से रशियन ऑयल परचेजेस को रोकने का प्रॉमिस किया है। अब सच्चाई क्या है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने एक बहुत ही बड़ी डिमांड रखी है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत जो अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहा है उसमें भारत की सरकार अमेरिका से मांग कर रही है कि भारत के ऊपर केवल 10 या फिर 15% के ओवरऑल टैरिफ्स लगाए जाएं। भारत चाहता है कि साउथ एशिया और आसपास के रीजन के जो बाकी के देश हैं भारत के ऊपर उनसे कम टैरिफ लगाए जाएं। फॉर एग्जांपल कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इनके ऊपर 19% के टैरिफ है। वियतनाम के ऊपर 20%, मलेशिया के ऊपर 25%, बांग्लादेश के ऊपर भी 20% है एंड इवन पाकिस्तान के ऊपर भी 19% है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत की सरकार साउथ एशिया और आसियान के देशों के ऊपर कॉम्पिटिटिव एज चाहता है। लेबर इंटेंसिव मार्केट होने के चलते इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और बाकी देशों के ऊपर बढ़त और भारत का एज बना रहेगा। इसलिए भारत की सरकार मांग कर रही है कि भारत के ऊपर केवल 10 से 15% के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है तो अमेरिका उसके बाद भी भारत के ऊपर 10 से 15% का रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज करेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, टर्की वगैरह आज की डेट में 10% का पे कर रहे हैं। अब देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी पहले 25 से 30% के टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन अब नेगोशिएशंस के बाद मोस्ट ऑफ द यूरोपियन गुड्स के ऊपर 15% के टैरिफ लग रहे हैं। 10% तो खैर डोनाल्ड ट्रंप भारत को नहीं देंगे, लेकिन भारत की सरकार भी इस चीज के लिए लगातार पुश कर रही है ताकि एटलीस्ट 15% तो भारत को मिल जाए, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देश हैं उनके ऊपर 19% के टैरिफ लगे हुए हैं और भारत चाहता है कि एटलीस्ट 19% तो हमें कम मिले। इसलिए भारत पुश कर रहा है कि 15% के आसपास भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ बने, ताकि एशिया की लेबर इंटेंसिव मार्केट में दूसरे देशों के मुकाबले भारत की बढ़त बनी रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर और ये ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। दरअसल इस समय इंडियन एयरफोर्स में सुखोई Su-30 MKI की केवल 2 स्क्वाड्रंस हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन को कैरी करने के लिए मॉडिफाइड है। इंडियन एयरफोर्स के करीब 40 सुखोई Su-30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन की सक्सेस देखने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया है कि एयरफोर्स के और भी सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को मॉडिफाई करके उनको ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इनिशियल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 20 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी में भेजा जा रहा है, जहां ये मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। इस इंटीग्रेशन के बाद इंडियन एयरफोर्स की टोटल 3 स्क्वाड्रंस होंगी, यानी कि 60 फाइटर जेट्स ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होंगे। ये 20 सुखोई Su-30 साल 2027 के अंत तक मॉडिफाई कर दिए जाएंगे। भारत के पास टोटल 260 प्लस सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं। अब क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के रिसेंटली काफी सारे वर्जन्स को डेवलप और लॉन्च किया जा रहा है और प्रिसाइज अटैक्स के लिए ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी कारगर साबित हो रही है, इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में और भी सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए मॉडिफाई किया जाए। वैसे जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच क्लैशेस स्टार्ट हुए थे उस समय कई सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये मांग कर रहे थे कि भारत को अफगानिस्तान को वेपन्स एंड स्पेशली ड्रोन और ब्रह्मोस मिसाइल्स भी देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान को वेपन्स और खासकर ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान संबंधित। कतर ने पाकिस्तान की जो बेइज्जती की है अब वो हैरान कर देने वाली है और इसमें टर्की का भी एंगल है। वैसे वो भी एक समय था जब किसी भी देश को तालिबान रजीम के साथ बात या फिर मीटिंग सेटअप करनी होती थी तो वो सीधा पाकिस्तान के पास जाते थे
और अब पाकिस्तान उनकी मीटिंग उस समय सेट करवाया करता था। लेकिन अब ये समय आ गया है पाकिस्तान को तालिबान के साथ मीटिंग करने के लिए किसी थर्ड कंट्री से बात करनी पड़ रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबानी डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग के बाद सभी देशों ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की थी उसको कतर ने तालिबान रजीम के कहने के ऊपर यानी कि तालिबान के आपत्ति जताने के बाद बदल दिया है। दरअसल जो पहली ज्वाइंट स्टेटमेंट थी उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन के तौर के ऊपर मेंशन किया गया था, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान रजीम को इसके ऊपर आपत्ति है और तालिबान रजीम ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और तालिबान रजीम के अकॉर्डिंग ड्यूरेंट लाइन एक्यूरेट बॉर्डर नहीं है। अब क्योंकि तालिबान ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर ही नहीं मानता है, इसलिए तालिबान रजीम ने मांग रखी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट में से बॉर्डर रिलेटेड टर्म्स और वर्ड्स को हटाकर एक नई स्टेटमेंट रिलीज की जाए। और काफी प्रेशर के बाद कतर ने भी 2 दिनों के बाद एक नई डिक्लेरेशन जारी करके तालिबान रजीम की डिमांड्स भी मान ली है और बॉर्डर और ड्यूरेंट लाइन रिलेटेड वर्ड्स को ज्वाइंट डिक्लेरेशन से हटा दिया गया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ड्यूरेंट लाइन और बॉर्डर का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपसी मुद्दा है, दोनों देशों का बायलैटरल मुद्दा है, उसको लेकर कतर में कोई भी बात नहीं हुई है। और ये जो दोनों देशों के बीच ड्यूरेंट लाइन है ये हाइपोथेटिकल है यानी कि काल्पनिक है, यानी कि तालिबान रजीम ने भी इनडायरेक्टली कह दिया कि ये जो बॉर्डर है ये फाइनल नहीं है। एंड अभी जो पाकिस्तान का फाटा रीजन है और खैबर पख्तूनख्वा रीजन है उसके ऊपर अफगानिस्तान अभी भी क्लेम करता है और इसकी मांग वो आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही जब तालिबानी डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान क्लैशेस में भारत का क्या रोल था, क्या इसमें भारत की भी कोई भूमिका है या भारत मदद कर रहा है, इसके ऊपर तालिबानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसमें भारत की कोई भी भूमिका नहीं है और ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब आज के बाद हम एक इंडिपेंडेंट देश होते हुए न सिर्फ भारत के साथ संबंध रखेंगे बल्कि भारत के साथ संबंधों को और भी मजबूत करेंगे, ये कहना है तालिबानी डिफेंस मिनिस्टर का। अब हैरानी वाली बात यह है कि कतर ने न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए तालिबान रजीम की मांग पूरी कर दी है। ये दिखाता है कि पाकिस्तानियों की कतर में क्या इज्जत रही है। फिलहाल तो दोनों देशों ने बॉर्डर के ऊपर सीजफायर करने का फैसला किया है और ये वाली टॉक्स और मीडिएशन कहा जा रहा है कि कतर और उसके साथ साथ टर्की ने भी करवाई थी। तालिबान के कतर में एम्बेसडर सुहेल शाहीन ने जानकारी दी है कि नेक्स्ट राउंड की मीटिंग भी पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में नहीं होगी और सीजफायर के ऊपर जो अगली मीटिंग होगी वो टर्की में रखी जाएगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डेलीगेशन टर्की में मीटिंग करेगा। वैसे टर्की भारत के आसपास भी काफी एक्टिव हो रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट और टर्की की गवर्नमेंट के बीच साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की डील की नेगोशिएशंस चल रही हैं, जो कि फाइनल फेज में एंटर हो गई हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये नेगोशिएशंस ऑलरेडी फाइनल स्टेजेस में पहुंच गई है और पॉसिबल है कि इलेक्शन से पहले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस टर्की के साथ ये डिफेंस डील साइन भी कर सकते हैं। टर्की के साइपर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये टर्की का सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर के राउंड है। 150 किलोमीटर प्लस रेंज वाला वर्जन अभी डेवलपमेंट फेज में है और ये एनिमी के फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है और एक्टिव रेडार होमिंग और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। वैसे अगर बांग्लादेश को लगता है कि वो टर्की का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करके भारत के हमलों से बच सकता है, फिर तो इनसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आसियान समिट को लेकर। 20 से 21 अक्टूबर सामने आ गई है और ये जो आसियान समिट होना है ये 26 अक्टूबर को मलेशिया में स्टार्ट होना था। कहने का मतलब है कि इस समिट को 5 से भी कम दिन रह गए हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तीनों को इनवाइट किया गया है। लेकिन एट द एंड मोमेंट के ऊपर अब तीनों वर्ल्ड लीडर्स ने आसियान समिट अटेंड करने की अनाउंसमेंट और कमिटमेंट अभी तक नहीं की है। तीनों देशों की सरकारों की तरफ से अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आई है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण डोनाल्ड ट्रंप भी एंड मोमेंट के ऊपर समिट से बाहर हो सकते हैं। पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि आसियान समिट की साइडलाइंस के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग इन तीनों की मीटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं की है। अब देखना ही होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में जाकर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ या फिर शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करते हैं या फिर नहीं। इसके साथ ये कुछ विजुअल्स आ रहे हैं और खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार इंडियन नेवी के जवानों के साथ मिलकर दिवाली मनाई है और प्रधानमंत्री मोदी स्पेशली भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत के ऊपर गए थे और वहां पर पोस्टेड इंडियन नेवी के जवानों के साथ उन्होंने कई सारे इवेंट्स में हिस्सा लिया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। ये कुछ विजुअल्स हैं जो इस विजिट से संबंधित सामने निकल कर आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।